अभी तक जो इतनी भी मेरी पढ़ाई हुई थी, वो हिंदी मीडियम में थी। अब पहली बार मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना था। मेरे अंदर एक नेगेटिविटी आ गई थी कि मैं गाँव से आया हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ और इन सारी जो एग्ज़ाम है, इनको मैं पास नहीं कर पाऊँगा। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले मेरे दादाजी की डेथ हो गई। मुझे काफ़ी ज़्यादा सदमा भी लगा कि जिस आदमी ने मुझे इस सर्विस में जाने के लिए एग्ज़ाम के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया, वही अब मेरे बीच में नहीं रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गगन सिंह मीना है। इस वर्ष यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 में मुझे 120वीं रैंक प्राप्त हुई है। इससे पहले मैं आईपीएस हरियाणा कैडर में था। दोस्तों, अभी आपके सामने मेरी क्या बैकग्राउंड रहा है, इस एग्ज़ाम तक पास करने के लिए मेरी क्या जर्नी रही है, वो आपके साथ जोश टॉक के मंच से मैं साझा करूँगा। सबसे पहले मैं आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ कि मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले के एक छोटे से गाँव मीना बड़ौदा का रहने वाला हूँ। मैंने अपना लगभग जो प्रारंभिक जीवन और अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने माता-पिता के साथ खेतों पे काम करते हुए और पढ़ाई के साथ प्रारंभ की थी। 9वीं और 10वीं क्लास मैंने अपने जो गाँव के सरकारी स्कूल से ही पास की थी। पढ़ाई के साथ-साथ मैं घरवालों का खेती में सहयोग करना और इसके साथ-साथ ही अगर कभी ज़रूरत पड़ती थी तो खेतों पे जाना और कोई भी दूसरे काम होते थे, उन कामों में भी मैं सहयोग करता था। मैं पढ़ने में एक अच्छा स्टूडेंट था, घरवालों को मेरे ऊपर काफ़ी अधिक विश्वास था। 9वीं और 10वीं में जब मैंने अच्छी परसेंटेज से अपने स्कूल में फर्स्ट स्थान प्राप्त किया, तो मेरी जो रुचि थी, ज़्यादातर मैथमेटिक्स और साइंस के विषयों में ही थी। जब मेरे गाँव में मैंने 10वीं पास की, तो गाँव का जो स्कूल था, वो 12वीं तक था, लेकिन वहाँ पे जो सब्जेक्ट थी, वो आर्ट्स की सब्जेक्ट थी। लेकिन मुझे पढ़नी थी मैथ और साइंस। तो उसके लिए अपने गाँव से 30 किलोमीटर दूर एक गंगापुर सिटी है, वहाँ मैं गया। 11th और 12th में मैंने एडमिशन लिया। उसी दौरान मुझे पता चला कि 12वीं के साथ-साथ हम आईआईटी के अगर एग्ज़ाम देते हैं, तो उस एग्ज़ाम से हमें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और उसके बाद जो हमारा भविष्य है, वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। 11वीं और 12वीं मैंने पढ़ाई की। 12वीं में मुझे अच्छी परसेंटेज, उस टाइम उसको अच्छी परसेंटेज बोलते थे, 84 परसेंटेज मेरी बनी थी और 12वीं के साथ ही मेरा आईआईटी में एडमिशन हो गया। अब आईआईटी में तो मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा वहाँ पे ये थी कि और मुझे एक ब्रांच चूज़ करनी थी, जैसे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल। अब मुझे इन सारी ब्रांचों के बारे में कुछ नहीं पता था। बस मुझे ये पता था कि आईआईटी में एडमिशन हो गया। अब एक दुविधा मेरे साथ ये हो गई कि मुझे सिविल पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पढ़नी है, मैकेनिकल पढ़नी है। अब मैं लोगों से पूछने लगा कि इसमें क्या पढ़ना होता है। तब अलग-अलग लोगों से पूछने के बाद सब लोगों ने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छी ब्रांच है। इस ब्रांच में जो गवर्नमेंट जॉब है, उसको लगने के काफ़ी अधिक स्कोप रहते हैं और इंजीनियरिंग सर्विस जैसी एग्ज़ामिनेशन है, उसको भी दे सकते हैं। तब मैंने जितने भी इस उस टाइम मुझे 4 ईयर कोर्स भी काफ़ी मिल रहे थे। लेकिन क्योंकि जब लोगों ने बोला कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच अच्छी है, तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच लेने के लिए आईआईटी वीएचयू वाराणसी में 5 ईयर इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स लिया, जहाँ पे मैंने बीटेक और एमटेक, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स था, जो 5 साल में हमें बीटेक और एमटेक दोनों प्रोवाइड करवाता है। जब जैसे ही मैं अपने गाँव से कॉलेज पहुँचा, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि कॉलेज में उनको छोड़ने के लिए या तो उनके माता-पिता जाते हैं या फिर और कोई रिलेटिव जाता है। तो मैं अपने कॉलेज मेरा एक जो फ्रेंड था, उनके साथ अकेला ही च गया था, क्योंकि मम्मी-पापा पापा खेती करते हैं, मम्मी एक हाउसवाइफ़ है, वो भी पिताजी के साथ खेती में सहयोग करती है। तो उन सबको भी कि कॉलेज में वो मेरे साथ जाके भी क्या करेंगे और मुझे किस तरीके से सपोर्ट देंगे। तो मैं और मेरे एक जीजाजी थे, हम दोनों कॉलेज गए। कॉलेज में पहली बार वाराणसी पहुँचे, स्टेशन पे उतरे और स्टेशन पे एक दोस्त और हमें मिल गया था। कॉलेज गए, बीएचयू का काफ़ी बड़ा गेट था, लंका गेट, जिसको बोलते हैं लंका गेट। बीएचयू के अंदर पहली बार मैं ऐसी यूनिवर्सिटी देख रहा था, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी थी, अच्छे हॉस्टल थे। वहाँ जाके हॉस्टल हमको मिल गया और उसके बाद जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर में वहाँ पहुँचा, तो अभी तक जो इतनी भी मेरी पढ़ाई हुई थी, वो हिंदी मीडियम में थी। अब पहली बार मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना था। तो एक तो मेरे अंदर इंग्लिश का पहले से ही डर था और ये था कि अब पूरी इंग्लिश सब्जेक्ट का डर था पहले।
अब ये था कि जितनी भी सारी सब्जेक्ट है वो इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, टीचर्स भी इंग्लिश में पढ़ाएँगे। तो इन सब से काफ़ी मुझे डर होने लगा, अंदर से ऐसा होने लगा पता नहीं मैं पास करूँगा या नहीं करूँगा। काफ़ी अच्छी-अच्छी जगह से वहाँ स्टूडेंट आए हुए थे। कोई सेंट स्टीफन से पढ़ा हुआ या फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, मतलब जो अच्छे-अच्छे स्कूल, मैं एक बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड का। तो फर्स्ट ईयर में क्या हुआ कि इन सब डर से कुछ सीनियरों ने भी मेरा डर बढ़ा दिया। तो उन सब से ये हुआ कि 2 सब्जेक्टों में मेरी बैक लग गई थी। एक बैक एक प्रोफ़ेशनल कोर्स होता था इंग्लिश का, उसमें मैं बैक लग गई थी, और एक दूसरा पेपर था, उसमें मैं आधे नंबर से फेल हो गया। इसके बाद एक काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम घरवालों के साथ ये सारी चीज़ शेयर नहीं करते, लेकिन मैंने अपने पापा को बता दिया कि ऐसे-ऐसे मेरे 2 पेपर बैक रह गए। उसके बाद मैंने जो अपनी कमी को मैंने खुद से ही एनालिसिस किया कि ये कोई कोर्स की कमी नहीं थी, बल्कि एक मेरी ही कमी थी, क्योंकि मेरे अंदर एक नेगेटिविटी आ गई थी कि मैं गाँव से आया हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ और इन सारी जो एग्ज़ाम है इनको मैं पास नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब मैं खुद को एनालिसिस किया, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। उस एग्ज़ाम को जब मैंने फिर से दिया, तो हाईएस्ट ग्रेड होती थी ए स्टार। मुझे उस सब्जेक्ट में ए स्टार ग्रेड मिली और उसके बाद जो मेरा कॉन्फिडेंस था, वो धीरे-धीरे बढ़ गया। जैसे ही मैं सेकंड ईयर में आया, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो इन सब में फिर मुझे अच्छे नंबर्स आने लग गए और फिर मैं समझने लग गया कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको खुद के ऊपर विश्वास है और आप अगर हार्ड वर्क करते हो, तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो और किसी भी तरीके का डर हो, आपको हरा नहीं सकता। जब लगभग कॉलेज मेरा ख़त्म होने वाला था, तो इस चीज़ को लेके मैं चिंतित था कि मुझे अब आगे क्या करना है। लेकिन बचपन से ही, जैसे मैं बता भी रहा था कि मैं पढ़ने में भी अच्छा था, और मेरे जो दादाजी जी थे, हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते थे कि तुझे एक ऐसी किसी सर्विस में जाना है, जिससे न केवल तेरा भविष्य, बल्कि इसके साथ-साथ हमें भी तेरे ऊपर प्राउड फ़ील हो। तब स्टार्टिंग में मुझे लगा कि मैं इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर लेता हूँ। लेकिन उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस की जो तैयारी में एक मेरी एज भी नहीं हो रही थी, और दूसरा लगभग तब मेरा इंटरेस्ट भी थोड़ा-थोड़ा जो सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन है उसकी तरफ जाने लगा। उसके कुछ कारण ये भी थे, एक कारण खुद का भी था कि यार एक अच्छा ऑफ़िसर्स बनना है। दूसरा, दादाजी जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने भी मुझे प्रोत्साहन किया। और तीसरी चीज़ थी कि जब मैं कॉलेज में पहुँचा, तब मैंने किसानों की क्या-क्या समस्याएँ हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के द्वारा काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई जा रही है, उन सब के बारे में भी काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं होती। तो उन चीज़ों ने भी मुझे प्रोत्साहित किया कि एक सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन एक ऐसी है, जो आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दे सकती है, जहाँ से आप इन लोगों के बीच में काम कर सको। अपने कॉलेज का जब लास्ट ईयर था, मैंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग में ये था कि कैसे पढ़ना है, कौन-सा चीज़ ऑप्शनल में लेनी है, इन सब चीज़ों के बीच में दुविधा थी। तो उस टाइम में कोई मुझे पता चला कि किसी सीनियर का मेरे आस-पास है या फिर किसी जानकार का सिलेक्शन हुआ है, तो उसको मैं फ़ेसबुक पे किसी भी तरीके से मैसेज करता था। काफ़ी लोग रिप्लाई करते थे, काफ़ी लोग रिप्लाई नहीं भी करते थे। 1-2 दोस्त जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, उनसे थोड़ी-थोड़ी बुकों के बारे में जानकारी मिली कि ये बेसिक बुक पढ़नी होती है। अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में मैंने थोड़ी-थोड़ी बेसिक बुक पढ़नी स्टार्ट कर दी थी, और मैंने सोचा कि कॉलेज का जो लास्ट ईयर था, उसमें एक बार सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन का पेपर दे के आता हूँ। तो 2018 में मैंने फॉर्म भर दिया और उसी साल मैं पास होने वाला था कॉलेज से। मुझे आज भी याद है कि 2 जून का दिन था। 2 जून के दिन जब मैं एग्ज़ाम देने गया, पता नहीं मेरे अंदर इतना डर कहाँ से आ गया कि 1 दिन पहले ना मैं सो पा रहा हूँ अच्छे से, ना मुझे नींद आई। एग्ज़ाम पेपर में गया, एक दोस्त के साथ, पेपर के अंदर जाके बैठ गया। जैसे पेपर देने से पहले हमें पहले ओएमआर शीट पहले दे देते हैं, जिसमें हम हमारी बेसिक डिटेल्स भर लेते हैं। तब मेरे अंदर से इतना डर हो गया और एकदम फ़ियर, अंडर कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं पूरा ऐसे काँपने लग गया। मेरे पसीना पूरे आने लगे थे। 2 जून के दिन ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। मैं अपनी ओएमआर भर नहीं पा रहा था। मैंने मेरे जो सामने बैठा हुआ था तब तक पेपर नहीं बाँटा था। मैंने उससे बोला कि भाई ये यार मेरा ये रोल नंबर मैंने इसमें फ़िल कर दिया, और मेरे से जो ओएमआर में जो गोले करने होते हैं, वो गोले मेरे से हो नहीं रहे थे, मेरा हाथ ऐसे काँप रहा था। तब उन्होंने मुझे वो करके दे दिए थे। उसके बाद जैसे पेपर आया, धीरे-धीरे थोड़ी नर्वसनेस कम होने लगी, मैंने पानी पिया। तब तक एग्ज़ामिनर जो एक अटेंडेंस शीट होती है,
उसमें अटेंडेंस लेने के लिए आया, लेकिन मेरे वहाँ भी मेरे से नहीं हो रहे थे। एग्ज़ामिनर ने बोला कि ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से और कॉन्फिडेंट होके अपना पेपर दीजिए। तो थोड़ा-थोड़ा मेरे डर जो धीरे-धीरे कम होने लगा। पेपर भी काफ़ी चीज़ मैंने, क्योंकि मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, काफ़ी चीज़ पढ़ी हुई नहीं थी, तो मुझे पहले ही लग रहा था कि शायद पेपर नहीं होगा, और उस साल मेरा पेपर हुआ भी नहीं। मुझे जैसे ही मेरा ये एग्ज़ाम ख़त्म हुई, उसके बाद मैं कॉलेज भी मेरा ख़त्म हो गया था। मुझे डेट भी याद है, 5 जून 2018 को मैं अपने कॉलेज से अपने घर के लिए आया, दिल्ली। उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। जैसे ही मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ तो काफ़ी सारी दुविधा जो नए-नए एस्पिरेंट्स रहते हैं उनके मन में रहती है कि कोचिंग जॉइन करे या नहीं करे। घरवालों ने बोला कि ठीक है, कोचिंग अगर जॉइन करनी है तो तू जॉइन कर सकता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार पढ़ना खुद को ही है, फिर कोचिंग जॉइन करके क्या करना है? तो मैंने ऑप्शनल अपना मैथमेटिक्स लिया था, तो उसके लिए मैंने 3-4 महीने कोचिंग जॉइन कर ली थी। लेकिन उसके बीच में एक ये भी रहता है कि आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी काफ़ी आ जाता है। तो जैसे मैं बता भी रहा था कि मेरा जो कोर्स था वो बीटेक और एमटेक था। तो एमटेक के 1 साल में मुझे जो स्टाइपेंड मिला था, उसका मैंने कलेक्शन कर लिया था। तो वो लगभग 1 लाख के रुपए हो गए थे। तो उससे मैंने अपनी जो ऑप्शनल थी, उसकी कोचिंग कर ली थी, और उसके अलावा लगभग 7-8 महीने का मेरा खर्चा भी उससे चल गया था। जैसे ही 2019 में मैंने पहली बार दिल्ली आके अपना अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा प्रीलिम्स हो गया। प्रीलिम्स हुआ तो उसके बाद अपनी मेंस की मैं तैयारी करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही मेंस का रिज़ल्ट से पहले मैं अपने घर पे था, और मुझे वो दिन भी याद है कि उस दिन पहली बार रात को 1:30 बजे रिज़ल्ट आया था, और मुझे रिज़ल्ट के बारे में पता भी नहीं था कि आज रिज़ल्ट आने वाला है। 2-3 दोस्तों के फ़ोन आए हुए थे। रात को मैंने फ़ोन देखा तो कांग्रेचुलेशन काफ़ी लोगों ने मुझे भेज रखे थे। जैसे ही उस पास में ही मेरे दादाजी मेरे पास सो रहे थे, मैंने उनको बताया, वो रात में ही काफ़ी ज़ोर से काफ़ी खुश हुए, और वो पूरी रात फिर 2-3 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं सोए थे। तब मुझे लग रहा था कि जो दादाजी के अंदर जो खुशी थी, वो खुशी तब थी जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, और उनको पूरा विश्वास था कि मैं इस एग्ज़ाम में इसमें पास हो जाऊँगा। लेकिन 2021 में मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने के बाद कोरोना आ गया, और इक्की जो क्योंकि एक जो 19 का इंटरव्यू था वो 20 में था, और 20 में जो मार्च 2020 में लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लगने के बाद जो इंटरव्यू थे रिमेनिंग वो बंद हो गए, और जैसे इंटरव्यू बंद हुए तो इंटरव्यू की जो प्रोसेस थी काफ़ी और डिले हो गई। ये प्रोसेस डिले जैसे-जैसे होती चली गई, उसके बाद मुझे पहले विश्वास था कि शायद लिस्ट में कहीं न कहीं नाम आ जाएगा। लेकिन अगस्त 2020 में जब पे रिज़ल्ट आया, तो उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। तो उस टाइम ऐसा था कि ठीक है, पहली बार इंटरव्यू दिया है, अच्छे से प्रिपरेशन करके दिया है, और पहली बार तक अगर मैं इंटरव्यू में पहुँच गया, तो अगली बार डेफ़िनेटली सिलेक्शन भी हो जाएगा। उसके बाद मैं घर फिर उस टाइम मैं घर पे था, घर से फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में 2020 में मैंने अपना प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स पास हो गया, और उसी प्रीलिम्स के दौरान दादाजी को कैंसर हो गई थी। कैंसर की दिखाने के लिए घरवाले, पहले ये था कि इनको जयपुर में दिखवा लेते, लेकिन वहाँ पता चला कि यहाँ तो 15-20 लाख रुपए इनको ट्रीटमेंट करवाने के ही लगेंगे। तब किसी परिचित ने हमको बताया कि आप दिल्ली लेके जाइए इनको, और एम्स में दिखाइए, वहाँ पे इलाज फ्री होता है। लेकिन एम्स की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस काफ़ी बड़ी होती है। पहले रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर आपका कब नंबर आएगा, फिर डॉक्टर देखेंगे। तो वो काफ़ी बड़ी प्रोसेस थी। काफ़ी बार दिल्ली दादाजी को लाते थे, लेकिन मुझे पता ही नहीं रहता था कि कब उनको लेके आए, कब यहाँ से उनको लेके चले गए। उनसे मेरी बात होती रहती थी 3-4 दिन में। वो भी नहीं बताते थे कि किस टाइप की तबीयत है। लेकिन 2020 का जब मेरा मेंस हो गया, उसके बाद मुझे पता चला कि दादाजी की काफ़ी जो कंडीशन है, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अब जैसे कि 2021 का जब मेंस का रिज़ल्ट आया, तो उस मेंस क्वालीफाई नहीं हुआ, डिमोटिवेट होने लगा, नेगेटिव थॉट्स आने लगे। लेकिन कहीं न कहीं मुझे खुद के ऊपर इतना तो विश्वास था कि जिस सर्विस के लिए अगर हम 100% देते हैं, तो कहीं न कहीं हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो उस टाइम जैसे गीता का में एक श्लोक है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो यही चीज़ मेरे से, तब मैंने ये सोच लिया था कि एक बार एग्ज़ाम दे के और देखता हूँ। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसके बाद जो दूसरे क्षेत्र है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या एसएससी हो, उनके मैं ट्राई करके देखूँगा, या फिर जो दूसरी एग्ज़ाम यूपीएससी करवाती है, वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा। लेकिन जब 2021 की प्री की एग्ज़ाम थी, उस एग्ज़ाम से 1 महीने पहले मेरे दादाजी की डेथ हो गई।
और उस चीज़ से मुझे काफ़ी ज़्यादा सदमा भी लगा कि जिस आदमी ने मुझे इस सर्विस में जाने के लिए एग्ज़ाम के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया, वही अब मेरे बीच में नहीं रहे। लेकिन उनकी जैसे बोलते हैं कि अंतिम इच्छा थी, वो मेरे पापा जी थे, मेरे दादी जी थी, उन सब से बोलते रहते थे कि मैं रहूँ या फिर ना रहूँ, लेकिन मुझे गगन के ऊपर इतना बस विश्वास है कि एक दिन इस एग्ज़ाम में ये पास होगा। और जो क्योंकि उन्हें जो एक सम्मान है, क्योंकि गाँव में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सम्मान। तो उनको ऐसा लगता था कि जब मेरा सिलेक्शन होगा तो उनके जो साफा बंधेंगे, उनको भी माला पहनाई जाएँगी, लोग उनका गाँव में नाम लेंगे, तो उन सारी चीज़ों को वो बहुत चाहते थे। जब मैं लास्ट बार उनसे मिला, तो उन्होंने मेरे से एक ही चीज़ बोली थी कि मेरा तो पता नहीं कि मैं इस जो ज़िंदगी है इसमें रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा, लेकिन इतना मुझे तेरे ऊपर विश्वास है कि तू अवश्य एक दिन जो ये एग्ज़ाम है इसको पास करेगा। तो उन और उसी वजह से मैं उनकी जो डेथ हो गई उसके 3-4 दिन बाद फिर से मैं दिल्ली आ गया और उसी तरीके से मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। तो 21 का मैंने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में मैं पास हो गया। उसके बाद मैंने मेंस दिया, मेंस में भी पास हो गया और फिर जब मैंने इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू में भी मुझे वो डेट भी याद है कि 30 मई 2022 को जब यूपीएससी का रिज़ल्ट आने वाला था, मैं जैसे ही सुबह स्टार्ट हुई, मैं सुबह जगा, नाश्ता-वास्ता किया, थोड़ा मैं पढ़ने भी लगा क्योंकि उसके 5 दिन बाद फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम थी। तो ये था कि पता नहीं हुआ, तो कहीं प्रीलिम्स एग्ज़ाम फिर से मैं फेल ना हो जाऊँ। तो जैसे ही मुझे डेट या वो टाइम भी याद है, लगभग 1 बज के 30 मिनट ऐसे हो रहे थे। यूपीएससी की जैसी लिस्ट आई, मैंने अपना नाम देखा, अपना नाम टाइप किया, गगन सिंह मीना 592वीं रैंक थी। तो मैंने रैंक भी नहीं देखी थी, मैंने ये देखा था कि हाँ, मेरा यूपीएससी की जो पीडीएफ है, उसमें नाम आ गया। नाम के बाद मैंने ये हिंदी में भी पीडीएफ डाउनलोड की, फिर हिंदी में मैंने नाम देखा, हाँ, नाम सही है। अपने पापा को मैंने कॉल किया कि ऐसे-ऐसे मेरा ये उन्होंने रैंक भी नहीं पूछी कि रैंक क्या, उन्होंने बोला कि हाँ, हो गया सिलेक्शन। तो एक चीज़ तो ऐसी थी कि सब खुश थे और घर पे खुशी का माहौल था। लेकिन अंदर से मुझे ऐसा लग रहा था कि फिर से एक बार एग्ज़ाम देनी पड़ेगी और दूसरा खुशी इस वजह से भी नहीं मिल रही थी क्योंकि दादाजी हमारे बीच में उस टाइम नहीं थे। तो लेकिन फिर से एग्ज़ाम देनी थी और अभी तक जो आईएएस बनने का जो मेरा एक ड्रीम था, वो अभी पूरा नहीं हुआ था। तो मैं यहीं रूम पे रहा। 5 जून 2022 को मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया और प्रीलिम में मैं अपीयर हुआ। उसके बाद जो क्योंकि आईपीएस मैं बन ही चुका था, तो आईएएस बनने का सपना था, तो उसके लिए मैंने फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैं फिर से उसी तरीके से जैसे पहले रहता था, उसी तरीके से रहना मैंने कंटिन्यू किया और उसके बीच में जैसे ही सिलेक्शन हो जाता है, तो फाउंडेशन कोर्स में जाना होता है। लेकिन पहले मैंने फाउंडेशन कोर्स से एग्ज़ाम खुद को कर लिया था, क्योंकि मैं 2022 का मेंस लिख रहा था। तो मैं कंटिन्यू इस इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद इस बार का रिज़ल्ट जब 23 मई 2023 को यूपीएससी का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, तो उससे 1 दिन पहले ये पता लग गया था कि कल रिज़ल्ट आने वाला है। लेकिन उससे 1 रात पहले मैं अच्छे से सो भी नहीं पा रहा था। अंदर ये था कि पता नहीं कल क्या होगा और कहीं ऐसा तो नहीं हो कि फिर से अगर मेरी रैंक नीचे आ गई, तो मुझे फिर से एग्ज़ाम ना देना पड़ जाए। तो वो चीज़ थी, घरवाले को इतना टेंशन अभी इस बार नहीं थी, क्योंकि उनको ऐसा था कि अभी एक सर्विस में तो है, अगर नहीं होगा तो खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे अंदर वो एंग्ज़ायटी अभी भी थी, मैं रात को सोया नहीं। जैसे ही 23 तारीख को रिज़ल्ट आया, मैंने अपना रिज़ल्ट देखा, रिज़ल्ट में अपना नाम टाइप किया, देखा कि मेरा नाम 120वीं रैंक। फिर मुझे ऐसे विश्वास नहीं हो रहा था, मैंने अपने एक फ्रेंड था, उनको दिखाया कि देखना मेरा ही नाम है क्या? फिर अपना हिंदी में डाउनलोड किया, फिर से देखा, फिर मेरे भैया थे जो मुंबई में थे, मैंने उनको कॉल किया कि भैया ऐसे-ऐसे रिज़ल्ट आया है और मेरी 120वीं रैंक है, एक बार रिज़ल्ट तू भी देख ले और ये मेरा रोल नंबर है। उन्होंने देखा कि हाँ, ये तेरा ही नाम है। तब मैंने अपने पापा को कॉल किया कि 120वीं रैंक मिली है और इस बार मुझे आईएएस मिल जाएगा। तो उसके बाद मुझे वो खुशी हुई, जिस खुशी के लिए जिस चीज़ के लिए मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। इस एग्ज़ाम को यूपीएससी की अभी तक की जो मेरी जर्नी थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स मैंने देखे। जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन की जर्नी में मैंने कुल 5 अटेम्प्ट दिए थे। जिन 5 अटेम्प्ट में से 2 में मुझे सफलता मिली और 3 अटेम्प्ट में मुझे असफलता मिली। इन सारे जो प्रोसेस थी, उससे मुझे काफ़ी मेरे लर्निंग्स रहे थे और काफ़ी चीज़ ऐसी रही थी जो मैंने अपनी स्ट्रगल्स के दौरान खुद सीखी थी और उन खुद को मैंने अनुभव भी किया था। उनमें कुछ चीज़ ऐसी है कि अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो,
तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम प्राप्त नहीं कर सके। दूसरी चीज़ सेल्फ ऑनेस्टी होनी चाहिए, क्योंकि जब अगर आप कहीं भी दिल्ली में या फिर किसी भी जगह रूम लेके अगर आप पढ़ते हो, तो आपको देखने वाले खुद आप ही होते हो, ना कि आपको घरवाले देख सकते हैं, ना कोई आपका फ्रेंड्स देख सकता है। अगर आपने उनको बोला है कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो मानेंगे कि आप पढ़ रहे हो। इसलिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ ऑनेस्टी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ हार्ड वर्क होनी चाहिए, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क के साथ, पूरा डेडिकेशन के साथ अपना जो टारगेट है, उसके प्रति अगर समर्पित रहोगे, तो आपको 1 साल नहीं बल्कि 2 साल, 3 साल, लेकिन आपको जो सफलता है, वो अवश्य मिलेगी। तीसरी चीज़ है कि आप चौथी चीज़ आपकी जो असफलता है, उन असफलताओं से आप क्या सीखते हैं? क्योंकि जब मेरा दूसरी बार में मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो काफ़ी चीज़ ऐसी थी कि वो मैं अच्छे से कर ही नहीं रहा था। जैसे यूपीएससी का सिलेबस है, उसके मेरे पास नोट्स नहीं थे। तो इन सारी चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरी ये गलती थी और इन गलतियों में मुझे ऐसे सुधार करना है। सो पाँचवीं चीज़ है कि आपका हार्ड वर्क के साथ-साथ आपका स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए, क्योंकि जब अगर आप स्मार्ट तरीके से चीज़ों को करोगे, तो आज के टाइम में आप जो सोशल जो इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, उनका बेहतर ढंग से उपयोग कर सकते हो। जैसे एक समस्या ये भी मेरे साथ रहती थी कि मेरे पास जो कंटेंट था, वो हिंदी में नहीं था, इंग्लिश में कंटेंट था। तो मैं क्या करता था कि जो गूगल ट्रांसलेटर है, उसमें मैंने इंग्लिश का कंटेंट डाला और वहाँ से उसने मुझे हिंदी में करके दे दिया। फिर हिंदी में मैंने उसको कॉपी पेस्ट करके अपने खुद के नोट्स बना लिए थे। तो कभी आप किसी भी चीज़ का अगर आप कोई एक्सक्यूज़ ना बनाएँ और उस चीज़ को आप किस तरीके से रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं, उन चीज़ों के ऊपर आप काम करें, तो आपको जो सफलता है, वो अवश्य मिलेगी। तो अगर आप भी इसी तरीके से डेडिकेशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ अगर काम करते हो, तो न केवल सिविल सर्वेंट बल्कि एक ज़िंदगी में एक अच्छे आदमी तो आप अवश्य बन सकते हो। जैसे जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, तो हमेशा जो एक कोट्स थी, उसने मुझे प्रोत्साहन किया था कि गिरते हैं शहसवार मैदान-ए जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटने के बल चले। बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे जोश टॉक यूपीएससी टीम की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है। हो सकता है कि आपकी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है, उसमें आपको ये मदद कर सकता है। इसलिए प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। हेलो एस्पिरेंट्स। हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसीलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया केएसजीआईएएस के खान सर को। शायद खान सर और केएसजीआईएएस की तो इंट्रोडक्शन देने की ही ज़रूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR दैट इज ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी। उनके एक और सिलेक्टेड कैंडिडेट शुभम कुमार, जिनका 2022 में ऑल इंडिया रैंक 41 आया था, उन्होंने एक जोश टॉक्स भी दी है। उनके और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं जो कुछ ही टाइम में रिलीज होंगी। तो जोश टॉक्स ने खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। और मुझे बहुत ही खुशी है हम सब के साथ ये बात शेयर करने की कि खान सर मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम सब अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की।
मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बड़ी बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।